वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BECS 184 का जून 2024 का सॉल्व पेपर। जैसा आपको पता है, ये एग्ज़ाम दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। क्वेश्चन 1, distinguish between quantitative and qualitative data. Which techniques are used to summarize the quantitative data? Explain with example. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेटा वो समराइज करने में कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में जो डाटा है उसको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे लिए समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम करेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस चूज़ कर सकें। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जो कि न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड हो और जिसको हम मेजर और काउंट कर सकें, है ना। ये किसको एक्सप्रेस करता है? क्वांटिटी को, अमाउंट्स को, रेंजेस को, है ना। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वो होता है जो कि काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बुक्स। और कॉन्टिन्यूस वो होता है जो मेजरेबल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हाइट या वेट। तो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में दो टाइप के डाटा कलेक्शन के मेथड होते हैं। डाटा के टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अच्छे से एक करेक्ट मेथड चूज़ कर सकें एनालिसिस के लिए। तो आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, जैसे स्टूडेंट्स की एज, टेम्परेचर इन सेल्सियस, या फिर एग्ज़ाम स्कोर्स, है ना। एज भी नंबर में आएगी, टेम्परेचर भी नंबर में आएगा एंड एग्ज़ाम स्कोर्स भी नंबर में आएगा। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जांपल हो गए। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा को 2-3 वर्ड्स में शॉर्ट में बताएं कि क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होंगे इसके? न्यूमेरिकल डाटा, राइट, मेजर या फिर काउंटेड, और वो क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करता है, अमाउंट और रेंजेस को। इसके टू टाइप्स होते हैं, राइट, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट में वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस में वो वैल्यू होती हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल वैल्यूज़ हैं उसमें एग्जांपल हो गए जैसे नंबर या एज वगैरह, है ना। मेजरेबल वैल्यू में ऐसी चीज़ हो गई जो हम मेजर कर सकते हैं, हाइट या वेट। तो इसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। तो ये इसको हमने ऐसे 2-3 कीवर्ड्स में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। तो क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो नॉन न्यूमेरिक होता है, राइट। और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैटेगरीज को। और इसके भी हमें टू टाइप्स बता रखे हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल वो कैटेगरीज होती हैं जो कि जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता, सारे ऑर्डर एक जैसे ही हो सकते हैं और सारे ऑर्डर्स इक्वल होते हैं, राइट। और ऑर्डिनल वो कैटेगरीज होती हैं जो कि ऑर्डर के साथ होती हैं, जैसे कि एजुकेशनल लेवल। सबसे पहले आपका हाई स्कूल होगा, देन उसके बाद ग्रेजुएशन होगी, देन उसके बाद मास्टर्स होगी। तो ये कैटेगरीज है जिसका एक ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? किसी का आई कलर, किसी का ऑक्यूपेशन क्या है,
और कोई कितना सेटिस्फाइड है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम कीवर्ड्स समझना चाहें तो इसमें कीवर्ड्स होंगे नॉन न्यूमेरिक डाटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैटेगरीज। और इसके दो टाइप्स हम याद रख लेंगे, क्या क्या होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे इसमें कंपैरिजन टेबल दे रखी है, राइट। अभी हम 2 मिनट में उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्वांटिटेटिव डाटा का नेचर होता है न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डाटा का नेचर होता है कैटेगोरियल। इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा में, क्वालिटेटिव डाटा में हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा में जो मेजरमेंट लेवल होता है वो होता है इंटरवल या फिर रेशियो स्केल। और क्वालिटेटिव डाटा में मेजरमेंट लेवल होता है नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एज, इनकम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, है ना। नेक्स्ट हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि हम क्वांटिटेटिव डाटा को कैसे समराइज कर सकते हैं। तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ग्राफिकल समरीज एंड फ्रीक्वेंसी टेबल्स। तो अगर हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखें तो इसमें हमें 3 टाइप से बता रखे हैं, हम समराइज कर सकते हैं, मीन निकाल के, मीडियन निकाल के एंड मोड निकाल के। मीन जो होता है वो एवरेज होता है, मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है एंड मोड जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रखी है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या आएगा, रेंज। रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू। वेरिएंस क्या होता है, एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसके बाद थर्ड टॉपिक इसमें दे रखा है ग्राफिकल समरीज। हम ग्राफिकल समरीज 3 तरीके से निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम डिस्प्ले करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। बॉक्स प्लॉट से, बॉक्स प्लॉट में हम शो करते हैं मीडियंस, क्वार्टाइल्स एंड आउटरायर्स को। और फ्रीक्वेंसी टेबल में हम शो वो करते हैं, समराइज करते हैं कि हाउ ऑफन वैल्यू अकर्स। तो ये सारी टेक्निक्स हो गई किस चीज़ की, समराइज करने की डाटा को। तो अगर हमारे पास किसी टेस्ट के ये स्कोर्स हैं
तो हम उसका मीन, मीडियन और रेंज निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक समरी हमें क्या देगी, इनसाइट दे देगी किस चीज़ का, डाटा सेट के सेंटर का और स्प्रेड का। तो इसमें लास्ट में कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका, कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा का डिफरेंट पर्पस होता है एनालिसिस में, जबकि क्वालिटेटिव डाटा हेल्प करता है कैरेक्टराइज करने में। क्वांटिटेटिव डाटा क्या करता है, सपोर्ट करता है मेजरमेंट और प्रिडिक्शन को। क्वांटिटेटिव डाटा समराइज किया जा सकता है किसके द्वारा, स्टैटिस्टिकल मेजर्स के द्वारा और ग्राफिकल टूल्स के द्वारा। इसी वजह से ये एसेंशियल हो जाता है किस किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में एंड हेल्थ केयर में। नेक्स्ट इज व्हाट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। इट इज यूज्ड फॉर रेट्स एंड रेशियोज। तो हार्मोनिक मीन जो है वो मीन का रेसिप्रोकल होता है किसका, मीन की रेसिप्रोकल वैल्यूज का, रेसिप्रोकल वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है एच एम इक्वल्स टू एफ अपॉन सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ बाई एक्स। एफ इज फ्रिक्वेंसी, एफ बाई एक्स इज फ्रिक्वेंसी प्लस बाय वैल्यू। तो फ्रिक्वेंसी इसकी ये है, फ्रिक्वेंसी बाय वैल्यूज हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके हम अपना मीन, हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। तो इसमें हम कंक्लूड क्या करेंगे कि हार्मोनिक मीन सूटेबल होता है डाटा इन्वॉल्विंग रेट्स के लिए। इसमें हार्मोनिक मीन जो निकला है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी फॉर रेट बेस्ड वैल्यू मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ पोजीशन। सो विच मेजर इज वाइडली यूज्ड एंड व्हाई। सो इसमें क्या बताया हुआ है, मेजर ऑफ पोजीशन बताना है हमें क्या होता है और उसमें से हमारे कौन सा मेजर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेजर ऑफ पोजीशन होती है एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो कि हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ डाटा पॉइंट विद इन अ डाटा सेट। सपोज हमें किसी डाटा पॉइंट का पता लगाना है कि वो डाटा में कहाँ स्टैंड करता है, तो वो हम मेजर ऑफ पोजीशन से निकाल सकते हैं। तो मेजर जो है वो डाटा सेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और वो किस लिए यूज़ होती है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को लोकेट करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने के लिए। तो इसमें हमें मेन 4 कॉमन मेजर्स बता रखे हैं पोजीशंस के, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, मीडियन एंड परसेंटाइल। परसेंटाइल में डाटा सेट को हम 100 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं और क्वार्टाइल्स में 4 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं और डिसाइल्स में 10 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं। मीडियन में हम 50th पोजीशन को देखते हैं जो हमें मिडिल वैल्यू बताता है डाटा सेट की, 50th परसेंटाइल सॉरी। इसके बाद वाइडली यूज मेजर मीडियन होता है क्योंकि आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट नहीं होता और ये स्क्यूड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में भी इफेक्टिव होता है। और इसको हम ऑर्डिनल डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम मीन नहीं निकाल सकते इजीली, और ये इजीली कंप्यूट हो जाता है और इंटरप्रेट भी हम कर सकते हैं इजीली। तो इसका एक एग्जांपल है कि ये हमें डाटा सेट दिया हुआ है, इसका मीडियन 12 हो गया, तो अगर न्यू एक्सट्रीम वैल्यू हम ऐड करेंगे तो मीन बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाएगा बट मीडियन सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा सॉरी, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक अच्छा मेजर होता है। मेजर ऑफ पोजीशन हेल्प करता है हमें डाटा को लोकेट करने में विद इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें जो हमने 4 तरीके पढ़े उसमें से मीडियन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो सिंपल, स्टेबल और आउटलायर्स से रेजिस्टेंट होता है, इसलिए हम इसे
स्मॉल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज इसका सेकंड पार्ट है, अ 20 पॉइंट टेस्ट इज असाइंड टू 10 स्टूडेंट्स। ये हमारे डाटा है, तो हमें परसेंटाइल रैंक निकालनी है 415 की। पहले ही हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो द टारगेट स्कोर। तो 15 से कितने छोटे स्कोर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है स्कोर्स उससे छोटे। तो उसमें हम ऐड करेंगे 0.5, राइट, और उसके नीचे हम डेनोमिनेटर में लिख देंगे कि टोटल कितने स्कोर्स हैं। टोटल 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्कोर्स हैं, तो रेसिप्रो डेनोमिनेटर में हम 10 लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 75 परसेंटाइल हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी परसेंटाइल रैंक निकली 15 की, क्या 75। तो इसका क्या मतलब है कि 75% स्टूडेंट ने 15 या 15 से कम स्कोर किया है। तो 0.5 हम क्यों ऐड करते हैं कि हमें पता लगे कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है डाटा सेट के अंदर। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन सेक्शन 1 का। थर्ड क्वेश्चन है, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, डू यू एग्री। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी एक वीडियो करवाई है जिस उसमें भी अपलोड किया हुआ है। तो कोरिलेशन हमारा कॉजेशन नहीं करता। कोरिलेशन क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, और कॉजेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल का में चेंज आना, इन्फ्लुएंस करना। तो ये हमें क्यों रिमाइंड कराता है कि जस्ट बिकॉज टू वेरिएबल्स शो अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप डज नॉट मीन कि एक की वजह से ही दूसरा हुआ है। तो हम पहले कोरिलेशन को समझेंगे। कोरिलेशन होता है वो डिग्री और डायरेक्शन बताता है किस चीज़ की, दो वेरिएबल के बीच के एसोसिएशन की। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा, जिसकी रेंज होती है -1 से +1। तो इसमें एक एग्जांपल है, एन इंक्रीज इन आइसक्रीम सेल कोरिलेट्स विद एन इंक्रीज इन ड्राउनिंग केसेस ड्यूरिंग द समर। तो गर्मियों में आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ती है और वहीं डूबने के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग कोरिलेटेड है, तो फिर ये कॉजेशन भी होगा इसमें। तो ये इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कोरिलेशन कॉरिलेशन इक्वल नहीं है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कि हम इनमें एक थर्ड वेरिएबल दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे हमारे एग्जांपल में आइसक्रीम और ड्रोनिंग केसेस दोनों को हीट, गर्मी अफेक्ट कर रही है। गर्मी में लोग ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं और गर्मी में ही लोग ज़्यादा स्विमिंग वगैरह के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल हो गया समर। डायरेक्शनैलिटी इशू, अगर ए और बी कोरिलेटेड है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए ही बी को कॉज कर रहा है या बी ही ए को कॉज कर रहा है, राइट। स्पोरियस कोरिलेशन, कभी कभी कोरिलेशन जो है वो बाय चांस भी हो जाता है या फिर अनरिलेटेड फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे शू साइज एंड रीडिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन कोरिलेट ड्यू टू एज नॉट अ कॉजल लिंक। किसी बच्चे का शू साइज और उसकी रीडिंग एबिलिटी उसकी एज पे डिपेंड करती है, पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शू साइज और रीडिंग एबिलिटी एक दूसरे से किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो, राइट। तो इसमें फोर्थ हमें वो दे रखा है रीज़न, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, अनलाइक रैंडमाइज्ड एक्सपीरियंस जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स को। तो इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे, कोरिलेशन जो है वो एक स्टैटिस्टिक टूल है यूज़फुल, लेकिन वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते तब तक हम यही एज्यूम करेंगे कि कॉजेशन जो है
वो लीड करता है इनकरेक्ट कंक्लूजन्स में। ठीक है। विदाउट केयरफुल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज्यूमिंग causation can lead to incorrect conclusions in research। इसमें नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट एक ही होते हैं क्या? नहीं, टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टी टेस्ट का यूज़ करता है। तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और वो स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज़ होता है ये समझेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में ध्यान दिया होगा आपने, तो यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ये 10 मार्क्स का पार्ट है, तो इसमें हम 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अराउंड 250 वर्ड्स में। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। जब सैम्पल साइज स्मॉल है और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता। इसको डेवलप किया था विलियम गॉसेट ने। इसका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के, कि वो सिमेट्रिक होता है और बेल शेप्ड होता है, और वो मीन उसका 0 होता है, उसका हैवियर ट्रेल्स होते हैं, मतलब स्मॉल सैम्पल में ग्रेटर अनसर्टेनिटी होती है, और उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से वो डिपेंडेंट होता है उस पर। जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डी डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है। तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में क्यों यूज़ करते हैं? उसको हम टी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। एक सैंपल का टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। तो अगर हम एक सैंपल मीन को कंपेयर करते हैं किसी नोन वैल्यू से, तो वो वन सैंपल टी टेस्ट होता है। अगर हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मीन को कंपेयर करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है। और अगर हम मीन को कंपेयर करते हैं किसका, रिलेटेड ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं, तो वो पेयर्ड टी टेस्ट होता है। और क्यों यूज़ करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में? कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये क्या होता है? इट्स यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन विद अनसर्टेनिटी। जिस पॉपुलेशन का मीन हम निकालते हैं किसका, जहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कुछ पक्का नहीं होता है, राइट। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। क्या बताता है ये कि ऑब्जर्व डिफरेंस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का? इफ अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 72 विद अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, a t-test is used instead of z-test to compare this with the benchmark, that is 75। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? टी डिस्ट्रीब्यूशन एक क्रूशियल होता है किसमें, जहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज हो, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स हो। ठीक है। इसमें बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो इस वजह से ही स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एजुकेशन और सोशल साइंस के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है। उसमें हमें एग्जाम्पल बताने हैं स्टेप्स के जो इन्वॉल्व होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो कंपोजिट इंडेक्स होता है एक स्टैटिस्टिकल टूल है वो भी, जो कि कंबाइन करता है मल्टीपल फैक्टर्स को या फिर वेरिएबल्स को एक सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर में। इट प्रोवाइड्स अ समराइज्ड मेजर टू असेस एंड कंपेयर कॉम्प्लेक्स फेनोमेना सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो एक समरी हमें प्रोवाइड कर देता है किस चीज़ के लिए, कि हम कंपेयर या फिर असेस कर सकें कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को। असेस मतलब मापना और कंपेयर मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करना, तुलना करना।
तो कंपोजिट इंडेक्सेस क्या होते हैं? कंपोजिट इंडेक्सेस को हम वाइडली यूज़ करते हैं सोशल साइंस में, इकोनॉमिक में। किस वजह से? ताकि हम मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को कैप्चर कर सकें, जो कि हम एक सिंगल इंडिकेटर के द्वारा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या आता है? एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकम। सीपीआई में क्या क्या आता है? इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम किस चीज़ के द्वारा? गुड्स के प्राइसेस को कंबाइन करके। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या आता है? हम ट्रैक करते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी को, राइट। तो हमें ज़रूरत क्यों है कंपोजिट इंडेक्सेस की? ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें कॉम्प्लेक्स रियलिटी को मैनेजेबल इंफॉर्मेशन में, और हम कंपेयर कर सकें कंट्रीज़ को, ग्रुप्स को, राइट। पॉलिसी फॉर्मेशन और रिसोर्स एलोकेशन में भी हेल्प करता है ये, और हमें प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी हेल्प करता है। तो कंपोजिट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने में हमारे टोटल 6 स्टेप्स हैं। तो हम देखेंगे वो 6 स्टेप्स क्या क्या हैं। पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर हमें चूज़ करने हैं, और वो एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने चाहिए, राइट। फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से उनका कॉमन स्कोर में आ जाएगा, कॉमन स्केल में आ जाएगा। यूजुअली वो 0 से 1 होता है। नॉर्मलाइज वैल्यू हम निकालते हैं इस वाले फॉर्मूला से। इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद वेटिंग इंडिकेटर्स, हम इंडिकेटर्स जो हमने चूज़ किए हैं उनको वेट देते हैं कि कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा कम ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एग्रेशन। हम नॉर्मलाइज्ड और वेटेड इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हैं जिससे हमें एक सिंगल स्कोर मिल सके। तो इसके लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर वेटेड एवरेज। लास्ट स्टेप इसमें होता है रैंकिंग एंड इंटरप्रिटेशन का, जो कि कंपोजिट स्कोर्स को रैंक करने में काम आता है, राइट। इसकी इंटरप्रिटेशन से हमें हेल्प मिलती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो इसका एग्जांपल है, अगर हम सिंपल डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं इन 3 इंडिकेटर्स के द्वारा, तो हम कंपोजिट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, राइट। तो इसमें कंक्लूजन क्या होगा? कंपोजिट इंडेक्स से हमें होलिस्टिक व्यू मिलता है किस चीज़ का? मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक स्कोर प्रोवाइड करके, राइट। जो कि ये पावरफुल और प्रैक्टिकल है, पर लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो डिपेंड करती है केयरफुल सिलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन एंड वेटिंग ऑफ इंडिकेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है पॉलिसी एनालिसिस में, ग्लोबल कंपैरिजन में और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग में। तो ये था, हमने सेक्शन ए डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, इस वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के पार्ट्स को, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि किस टाइप से आपको अपने आंसर्स को लिख के आना है, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिख के आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू सो मच।